Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous lecture, हम लोगों का कंपनी ऑडिट एंड इट्स ऑडिटर्स के रिगार्डिंग टॉपिक रनिंग था, जिसमें वेरियस न्यू पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे कि रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस के रिगार्डिंग काफी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए एंड अदर मैटर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें ट्रिपल पी पेंडिंग लिटिगेशंस के रिगार्डिंग, प्रोविजन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग क्लियर, एंड एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अगर कंपनी ने कोई डिले करा फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड एज पर द लॉ क्लियर, एंड प्लस वेरियस न्यू पॉइंट्स जो अदर मैटर्स के अंदर तकरीबन 4 या 5 पॉइंट्स हमारे नए आए क्लियर। अगर आपको याद हो, जिसमें मैनेजमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर ने अपने आप को इंश्योर करना था, क्या मैनेजमेंट ने कोई रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू द पॉइंट कि कोई भी लोन्स या एडवांसेस ना उन्होंने दिए हैं या ना उन्होंने लिए हैं, जिसमें अल्टीमेटरी बेनिफिशियरीज का पॉइंट था कि इंटरमीडियरी के थ्रू ऐसी ट्रांजैक्शन में हम कभी भी कोई एंटर नहीं हुए क्लियर। ये एक काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रिपोर्ट का मैटर बनाया गया कि सर ये भी वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन, हमने कभी आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोका नहीं है क्लियर, या कोई पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करे, हमने ऐसा कभी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाई, तो आप इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं क्लियर। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इंटरमीडियरी को लोन्स दिखा रहे हो या उनके थ्रू लोन्स लिए हुए दिखा रहे हो, जबकि उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और पर्सन है। एंड इस बात को मैनेजमेंट रिप्रेजेंट के थ्रू क्या करे, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या करे, क्लियर करे, प्लस ऑडिटर को भी कहा, क्या कहा गया, आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर इस चीज को वेरीफाई करें कि जो रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड की है, मुझे उसमें कोई भी मिसस्टेटमेंट फाउंड नहीं क्लियर। एंड आफ्टर दैट एक डिविडेंड का पॉइंट था कि डिविडेंड के रिगार्डिंग टू कोई भी आपको किसी तरह का डिफॉल्ट या 123 का कंप्लायंस आपको पूरे प्रॉपर मिले, ऐसा कुछ नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट क्या था जी, ऑडिट ट्रेल का जो फीचर जो था, बेसिकली वो कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ये बेसिकली नेक्स्ट ईयर से ही अपनी रिपोर्टिंग का क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। एंड आफ्टर दैट कुछ कैग के रिलेटेड टू जो आपने गवर्नमेंट ऑडिट रीड आउट किया क्लियर, एंड वेरियस छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे डिस्कशन का पार्ट रहे। एंड आई थिंक सो आज हमारा ब्रांच ऑडिट से हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्लियर। सबसे पहले पेज नंबर कौन सा जी, 10.3 सबसेक्शन 12। आज का कंटेंट भी अच्छा होने वाला है यहाँ पे, ये रहा जी। ब्रांच ऑडिट के अंदर हल्का सा पॉइंट आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जो रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस में पॉइंट आया था रिगार्डिंग द, क्या ब्रांच ऑडिटर से रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या आपको प्रॉपरली रिसीव हुई। एंड अगर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट आपको रिसीव हुई तो आपने मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाते हुए क्या आपने उसको कंसीडर करा, या कैसे कंसीडर करा, किस मैनर में करा। रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शंस के अंदर सेकंड पॉइंट हमारा ये डिस्कस हो चुका था, बट सर अब थोड़ा डिटेल में चलिए। ब्रांच ऑडिट का मतलब क्या है, ब्रांच ऑडिटर कौन होगा। यस प्लीज, ब्रांच इन इंडिया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, क्या आपकी ब्रांच इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है, हो सकता है आउटसाइड इंडिया हो क्लियर। यस प्लीज पढ़िए। द अकाउंट्स The accounts of any branch office in India shall be audited by the company's auditor. Yes. Or any other person qualified for appointment as an auditor of the company. देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट क्या है, या तो कंपनी का जो ऑडिटर है, कंपनी मतलब हेड ऑफिस, हेड ऑफिस का जो ऑडिटर है वही ब्रांच का ऑडिट कर दे। इफ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम है तो ब्रांच का ऑडिट किसी और से क्यों करवाएंगे, आप ही ऑडिट कर दो। बट अगर सर चलो मानना मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं ब्रांच का ऑडिट नहीं कर सकता, जो पर्सन टू बी क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी है, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन आप लोगों ने चेकआउट की थी, द पर्सन मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेम ब्रांच ऑडिटर भी वही सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 जो हमने क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी, सेम आपके ऊपर क्या होंगी, एप्लीकेबल। तेरी भी एलिजिबिलिटी वही होगी जो एक नॉर्मल ऑडिटर। तो सर मेरे और ब्रांच ऑडिटर में कोई फर्क नहीं है, जो डिस्क्वालिफिकेशन मेरे पे लगती है वही डिस्क्वालिफिकेशन तेरे पे है।
जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे पे है वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तेरे पे है। आगे चल नीचे, ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यहां पे हल्का सा फर्क दिया गया, मतलब इंडिया में तो कोई फर्क नहीं, इंडिया में तो कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी ब्रांच इंडिया में है तो ऑडिटर या तो कंपनी ऑडिटर वाला ही कर दे, या आप कोई उसकी जगह जिसको रख सकते हो जो एलिजिबल है उसको रख लीजिए। मतलब हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है अगर मेरी ब्रांच का ऑडिट कोई दूसरा पर्सन अगर करे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यस प्लीज। The accounts of any branch office outside India shall be audited बाय, या तो सर वही बात है कंपनी का ऑडिटर इफ पॉसिबल, और यहां चेंज एन अकाउंटेंट और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड एज एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, दैट कंट्री। अपनी कंट्री ने इंडिया में हु कैन डू स्टैट ऑडिट, अ चार्टर्ड अकाउंट। बट सर ये तो कंट्री दूसरी है, ये तो आपकी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है। तो कहता है ऐसे करो, जो भी अकाउंटेंट है या जो भी पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड एज एन ऑडिटर है विद रिस्पेक्ट टू द लॉज ऑफ दैट कंट्री, और तुम्हारे लॉज में यूके, यूएसए, कनाडा, कोई तो तुमने एलिजिबिलिटी करी होगी, बस तुम्हारे लॉज के अकॉर्डिंग, तुम्हारी कंट्रीज के लॉ के अकॉर्डिंग जो बंदा ऑडिटर बन सकता है ना उसको अपॉइंट करो। मैंने पर्टिकुलर नहीं कहा सीए, मैंने पर्टिकुलर नहीं कहा, जैसे इंडिया में तो कहा हुआ है सीए, बट सर हो सकता है तुम्हारी कंट्री, क्योंकि ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तुम्हारी कंट्री किसको कह रही है, हमें कोई इशू। हाँ बस तुम्हारी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग वो पर्सन क्या होना चाहिए, एलिजिबल, क्वालिफाइड होना चाहिए, सिंपल सेंस। हमारे यहाँ पे सीए, तुम्हारे वहां पे जो भी है, बस क्वालिफाइड होना चाहिए। आगे चल, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंपनीज ऑडिटर। अब सर एक बात बताओ, क्या इसकी कोई ड्यूटीज पावर्स कोई अलग से होंगी क्या? जो सेम एक नॉर्मल ऑडिटर पे एप्लीकेबल है वही तेरे पे होंगी। हाँ एक आधी ऊपर नीचे हो सकती है कि आपके केस में कुछ स्पेशल हो, अलग बात है, नहीं अदरवाइज सेम ही है सर, सारा काम सेम। पढ़िए, द ड्यूटीज The duties and powers of the company's auditor with reference to the audit of the branch auditor shall be as such may be prescribed. Yes, duties and power of company's auditor prescribed under the rule 12. Yes, the duties and power of company auditor with reference to the audit of branch and the branch auditor if any shall be contained. वो already आप 143 1 से लेके 4 तक आप already पढ़ चुके हो। ड्यूटीज, रिपोर्ट, राइट्स, राइट्स जैसे आपने क्या पढ़े थे, right to access books of accounts, right to require information, duty to make inquiries, duty to make report, ये सारे पॉइंट्स आपके ऊपर भी क्या हैं, एप्लीकेबल। क्लियर? नेक्स्ट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग, The provisions regarding reporting of fraud by the auditor shall also extend to such branch auditor to the extent yes सर। एक नेक्स्ट पेज पे आपके पास सेक्शन आएगा 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड। फ्रॉड की रिपोर्टिंग सिर्फ मेन ऑडिटर के ऊपर नहीं, सारे ऑडिटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। हम तो ये कहते हैं इवन ये सेक्शन 143(12) सीए नहीं, सीएस, सीएमए, जो भी प्रोफेशनल कंपनी में फिर रहे हैं ना, सबके ऊपर एप्लीकेबल कि आपने फ्रॉड की क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। तो उस ब्रांच ऑडिटर समझे मैंने थोड़ी रिपोर्टिंग करनी, क्यों भाई तू ऑडिटर नहीं है क्या? फिर क्या हो गया अगर ब्रांच का ऑडिटर, अगर तेरी ब्रांच में कोई फ्रॉड किसी तरह का चल रहा है, then you also have the responsibility to report the same as per section 143 subsection 12। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी भी है। मतलब मैं तेरे को अलग से मान ही नहीं रहा, मैं तुम्हारे में कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा कि तुम ब्रांच ऑडिटर हो, तुम समझते होगे अपने आप को ब्रांच ऑडिटर, मेरे लिए तो दोनों क्या है, सेम। जो एक म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी हैं, नॉर्मल ऑडिटर की हैं, वही राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी हैं, इनकी। आगे चलिए, रिपोर्ट। हाँ बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग में ना हल्का सा फर्क होगा। ये अपनी रिपोर्ट इसको देगा, हेड ऑफिस मेन ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर को। क्लियर? कंपनी ऑडिटर नेक्स्ट आगे उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या करेगा, डील करेगा, कंबाइन करेगा। पढ़िए, द ब्रांच ऑडिटर, the branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch examined by सिर्फ ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम। मैंने कंपनी का थोड़ी करा, मैंने ऑडिट किसका करा, ब्रांच का। तो सर ब्रांच के अकाउंट्स जो आपने क्या करे, सिर्फ चेक करे, उसके रिगार्डिंग आप अपनी रिपोर्ट बनाइए, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रांच ऑडिटर शैल सेंड हिज रिपोर्ट टू दी, किसको, ऑडिटर ऑफ दी कंपनी। आप कंपनी के ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। नेक्स्ट इज, ऑडिटर ऑफ द कंपनी shall deal, shall deal with the report of the branch auditor
in his report in such manner as he consider necessary. क्लियर? तो ये बेसिकली ब्रांच ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने जस्ट एलिजिबिलिटी पढ़ी, इनसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया, हल्का सा फर्क है, इनसाइड इंडिया में सिंपल हमारा सेक्शन 141 ही एप्लीकेबल होगा, बट आउटसाइड इंडिया में एक रिलैक्सेशन दी गई, कंपनी ऑडिटर से अगर पॉसिबल नहीं है तो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग जो पर्सन क्वालिफाइड है उसको तुम ऑडिटर क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। मतलब कि ब्रांच ऑडिटर का अपनी एग्जाम ऑब्जर्वेशंस उसको कंपनी ऑडिटर को देंगे, आप अपनी रिपोर्ट बनाएं, अपनी रिपोर्ट बनाकर, अरे ब्रांच अकेली की रिपोर्ट थोड़ी मार्केट में जाएगी, ब्रांच किसकी है, हेड ऑफिस की है ना, तो ब्रांच प्लस हेड ऑफिस मेन बनकर साथ में जाएगी, समझ गए ना ये पॉइंट। नेक्स्ट इज नाउ 143 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10 पढ़िए जी। ऑडिटर टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये तो सर कहने की बात ही नहीं, ये तो पहले ही हम कल क्लियर कर चुके, नंबर ऑफ टाइम क्लियर कर चुके कि सर ऑडिटर ने जितना भी ऑडिट करना है, जो भी आप लोगों ने इवन रिपोर्टिंग तक बनानी है, वो रिपोर्ट कल पढ़ाई थी आप, उसमें लिखा हुआ था कि सर हमने जो अपनी ओपिनियन ड्रॉ करी है, हमने अपना जो काम करा है वो विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इवन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉ, उसके अकॉर्डिंग टू करा है। यस, नेचर ऑफ ड्यूटी, Every auditor shall comply with the auditing standards. यस CG to prescribe auditing standards. यस, और सर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सीजी इन कंसल्टेशन विद नाफ्रा, जो पहले आईसीआई से थे, क्लियर, वो आप सेक्शन 132 ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं। स्टेजेस इन प्रिस्क्राइबिंग द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर एज फॉलो, बनते कैसे हैं ये पढ़िए। एट फर्स्ट स्टेज आईसीआई, जस्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये रिकमेंड करेंगे कि ऐसा एक स्टैंडर्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट इज एट द सेकंड स्टेज These standards of auditing shall be examined by नाफ्रा एंड नाफ्रा may also make its own recommendation, ये अपनी खुद की भी कर सकती है या इसके पास जो आईसीआई की रिकमेंडेशन आएगी उसके ऊपर ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। एट द थर्ड स्टेज सीजी एग्जामिन द रिकमेंडेशन मेड बाय, किसके द्वारा, नाफ्रा, देन सीजी में प्रिस्क्राइब आफ्टर कंसल्टेशन विद नाफ्रा द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये एएस के अंदर भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके, क्लियर। पोजीशन अंटिल, जब तक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड नहीं थे, यस, अंटिल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड, एनी स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो स्पेसिफाइड बाय, किसके द्वारा थे, हमारे चल रहे थे आईसीआई के द्वारा, नाफ्रा तो अब बनी है, क्लियर। पहले तो भी चलते थे, तो पहले कौन से थे, पहले आईसीआई सुप्रीम था अपने आप में, आईसीआई के द्वारा इशू किया गया कोई भी स्टैंडर्ड पहले वो फॉलो होते थे, क्लियर। हाँ, बस अब पावर्स का फर्क पड़ चुका, आईसीआई रिकमेंड करेगा नाफ्रा को, नाफ्रा वर्क करके किसको देगा, सीजी को, सीजी फाइनल कंसल्टेशन विद नाफ्रा नोटिफाई करेगा, क्लियर। यस प्लीज, तो ये तो जस्ट एक नाम का ही सेक्शन था, आगे पढ़िए। 143 सबसेक्शन 11, यस, ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड a statement on prescribed matters. Yes. CG may, in consultation with NAFRA, by general or special order, Yes. direct in respect of such class or description of companies, not on everyone, not on everyone, ये particular statement on prescribed matters जो हम आपको बता के जाएंगे, हर एक ने इंक्लूड नहीं करनी, हर एक कंपनी ने इंक्लूड नहीं करनी, सिर्फ वो कंपनीज, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज जो हम बता के जाएंगे बाय जर्नल ऑर्डर और मे बी बाय स्पेशल ऑर्डर, मे बी किसी इंडस्ट्री के लिए, कि पर्टिकुलर जो कॉटन इंडस्ट्री वाले हैं, जो पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री वाले हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने ये वाली फॉर्मेलिटी भी क्या करनी है, पूरी करनी है, तो सर आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल होगा तो, नॉट ऑन एवरी कंपनी। यस, द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall also include a statement on such matter as may be specified there, underline the word by journal or special order, clear। और वही बात है सीजी इन कंसल्टेशन विद किसके साथ, नाफ्रा। नेक्स्ट इज, अब पढ़ लीजिए कुछ कौन से पॉइंट, एज पर कंपनीज ऑर्डर 2016 until the NAFRA is constituted under section 132, CG may hold consultation with the committee consisting of, अच्छा ये तो अब आया ना पॉइंट, आपने अब लाइन क्या पढ़ी, सीजी में इन कंसल्टेशन विद नाफ्रा, नाफ्रा तो अब आई है लेटेस्ट, क्लियर, पहले तो थी नहीं, ये तो 2016 में आई है, क्लियर। इससे पहले ये कंसल्टेशन कहते हैं सीजी किसके साथ करता था, ये डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए एक कमेटी, एक पर्टिकुलर क्या होती थी कमेटी, जिसमें पढ़ो क्या है,
ये लिखा हुआ ना, होल्ड कंसल्टेशन विद अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, नंबर 1 पढ़िए जी, An officer of the rank of joint secretary or equivalent in the Ministry of Corporate Affairs who shall be chairman of such committee. क्लियर, मतलब एक ऑफिसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का है या इक्विवेलेंट उसके बराबर का इन द एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो इस कमेटी का क्या है, हेड। नंबर 2 आगे, a representative from ICI, a representative from industry chambers, a special invitee from National Advisory Committee on Accounting Standards, NACAS, NACAS, क्लियर, शॉर्ट वर्ड्स, नकास बॉडी नेशनल एडवाइजरी, ये एडवाइजरी का काम, क्लियर, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन, किसके ऊपर, अकाउंटिंग, एक स्पेशल इनवाइटी इनमें से आएगा एंड एक स्पेशल इनवाइटी फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कैग, क्लियर। तो ये जो कमेटी थी, अरे नाफरा तो अब आई है ना, इससे पहले ये कमेटी के साथ सीजी क्या करती थी, कंसल्टेशन। और देख सारे पर्सन तो आ गए, एमसीए का पर्सन आ गया, आईसीए का पर्सन आ गया, इंडस्ट्री चैम्बर के आगे, स्पेशल इनवाइटी कैग से आ गया, स्पेशल इनवाइटी सर एडवाइजरी से आ गया, नकास से। तो सर सबको कंसीडर करने के बाद मे बी कुछ स्पेशल ऑर्डर या जर्नल ऑर्डर के थ्रू कोई पर्टिकुलर मैटर्स आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जो इंक्लूड होंगे शायद आपके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, बट नॉट ऑन एवरी कंपनी, हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सर पॉइंट्स वो हैं जो वन टाइम रीडिंग वाले हैं, क्लियर, कि एक बार इसको रीड कर लिया ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एज सच इंपॉर्टेंस कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं, क्लियर। लॉ में ना एक इंटेंशन अपनी थोड़ी सी बदलो पढ़ने की, लिखने को पढ़ने को तो सर सिंपल सी बात है, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट अगर उस फील के अकॉर्डिंग टू पढ़ने लग जाए, क्लियर। बट जिस हिसाब से पूरा टॉपिक आपने पढ़ा, अब ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल से लग रहे हैं कि इनमें प्रोविजन कुछ नहीं है, प्रोविजन कुछ नहीं है, और खुद ही बोल रहे हैं एज मे बी प्रेस्क्राइब, मुझे कौन सा कोई पक्की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो ये जस्ट वन टाइम रीडिंग वाले, इनको रीड करो, जरूर करो, हर बार करो, क्लियर, बट इतना भी नहीं डीपली लेके जाना कि इसी पे पर टाइम लगाते जा रहे हैं। मेन कंटेंट सेलेक्ट किया करो, जब भी आप पढ़ते हैं अपने घर पे इसकी रीडिंग करते हैं, रिवीजन करते हैं, कंटेंट आपका सिलेक्ट होना चाहिए। मेन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप लोगों का क्या होगा, अभी से ये बुक जितनी भर दोगे, जितना अंडरलाइन मेन चीज जो भी है, एंड ये भी नहीं हाईलाइटर लेके सारी बुक की पीली कर दी सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट नाम की एक चीज होती है कहीं सारा का पूरा हाईलाइट कर दो, वो भी नहीं चाहिए अपने को सर। मेन वर्ड्स, क्लियर, जो ऐसा वर्ड, ऐसी लाइन जो पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करे, क्लियर, वो क्रक्स साइड पे लिखा करो या अंडरलाइन किया करो, जिससे मेन सारा कुछ क्या हो, आपका कवर अप हो, क्लियर। अभी से स्टार्टिंग से आदत डाल लोगे, अभी तो आई थिंक सो आपका 3rd चैप्टर रनिंग है, ये भी कंप्लीट होने वाला है, अभी से पूरे लॉ में आदत रखोगे, नेक्स्ट टाइम ये बुक खोलने का ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि देखने में इतने पेजेस हैं बट सर इतने हैं नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रोविजन, अब जैसे डे बाय डे जो टॉपिक्स आप पढ़ते जाओगे ना, कुछ बातें अपनी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, आपको लॉ डीम हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हो, यहाँ पे ये वर्डिंग लिखी होगी, क्यों, वो अपनी डे बाय डे पॉइंट्स के अंदर सारी बातें आती जा रही है। अब उसको इग्नोर कर, मेन चीज क्या है, मेन प्रोविजन क्या है, वो चीज याद रखा। एंड सबसे पहले बेसिक पॉइंट इज लेमैन लैंग्वेज में कंसेप्ट क्या, इन सिंपल वर्ड, जिसको मैं वर्ड बोलता हूं ना, हिंदी, पंजाबी, जो लैंग्वेज है ना, अपनी लैंग्वेज में पहले उसको एक्सप्लेन कर, अपनी लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है, क्योंकि जब तक तुझे मतलब नहीं पता ना, मैं लैंग्वेज बना ही नहीं पाऊंगा, मैं वहां पे अगले का रिप्लाई, उस केस का रिप्लाई मैं बना ही नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मुझे यह समझना होगा प्रोविजन है क्या, ताकि अगर इंग्लिश में तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे सर, मुझे अगर पूछा जाए ना लेमैन लैंग्वेज में भी, मैं वर्ड टू वर्ड अगले को उतार के दे दूं कि ये प्रोविजन है, ये कॉन्सेप्ट है इस चीज के पीछे, देन हम कहेंगे ये क्लैरिटी है। फिर सेकंड नंबर पे वर्क कर वोकैबुलरी के ऊपर, क्लियर। एंड जब धीरे धीरे इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलोगे ना, देन सर आपको वर्क फील होगा। एग्जम्पशंस आने के कारण हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स के एग्जम्पशन नहीं आती लॉ में, समझ गए ना। अब तक जितने रिजल्ट रहे हैं लॉ में, मोस्ट किसी टाइम कहते थे लॉ में नंबर नहीं आते, कहते थे, बट जब से ये एमसीक्यू आपके सिलेबस में डाले हैं 30 मार्क्स के, एग्जम्पशन का एक
प्लस कारण तो ये है सबसे बड़ा कारण। मैं लिटरली बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, हो सकता है देखो मैं तो इक्विवेलेंट पढ़ा रहा हूं, क्लियर। मेरा स्टूडेंट ऐसा भी है जो बेसिकली 40 नंबर ले रहा है, मेरा स्टूडेंट ऐसा भी है जो 70 प्लस भी ले रहा है। तो उसका कारण होगा कि सर आप उसको कितने प्रॉपर वे से रीड आउट कर रहे हैं, दिस इज द मेन। अब एमसीक्यू, एमसीक्यू अपने आप में एक ऐसी चीज है, अगर तो 30 मार्क्स के आपके आएंगे, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, एंड 30 मार्क्स मतलब अगर आपने बहुत अच्छा लॉ पढ़ा हुआ है ना, बहुत अच्छा मतलब समझ लो कैसे, क्लियर, कि ये नहीं सिंपल सी रीडिंग कर रखी है, वो एमसीक्यू ऐसे ऐसे फेंकेंगे ना, ऐसे ऐसे एमसीक्यू डालेंगे, आधे तो लेवल से पार जाएंगे। एंड बी प्रोफेशनल, दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम। कुर्सी पे बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, विद ऑप्शन 114 नंबर का आएगा, क्योंकि 30 का तो साइड पे, 70 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 14 मार्क्स का ईच, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 114 नंबर का पेपर आएगा। एंड 114 में से 20 नंबर का पेपर लेवल का है। टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले बता रहा हूं, प्रोफेशनल एग्जाम है, तेरा बीकॉम का एग्जाम नहीं है या +2 का एग्जाम नहीं है, होएगा ही नहीं। समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। बी प्रिपेयर फॉर दैट। एंड स्टार्टिंग से हम तो पहले कह के चलते हैं, मैं आपको वो रियलिटीज फील करवाऊंगा यहाँ पे जो एक्चुअली एग्जाम हॉल में आप फेस करोगे, एंड मेरी बातों को याद करोगे लिटरली, कि हाँ सर ने ये कहा था, ये बात आएगी। यही हम लोग मतलब डे टू डे, इवन जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं ना, उनको भी बुलाकर एक्सपीरियंस उनके शेयर करवाएंगे, उन्होंने एग्जाम हॉल के अंदर क्या फील कर, क्या बेसिकली उनके मतलब कारण रहा। अगर बोथ ग्रुप में 489 मार्क्स आए हैं, अचीवमेंट है सर अपने आप में बहुत बड़ी। 6 पेपर्स में एग्जाम्पशन आना, 60+ मार्क्स आना कोई छोटी बात तो नहीं। ये तो ये सारी थिंग्स ना, ये आपको एक प्लस पॉइंट देंगी कि सर ये व्यू बना के रखना। आप वो मिट्टी गोली वाला काम नहीं करेंगे, बच्चे पेपर बड़ा इजी आएगा, बड़ा इजी आएगा, पेपर देखा है धुएं उड़ा दिए। मैं पहले दिन से कह के चलता हूं, कोई पेपर है, एंड इवन फाउंडेशन में भी कहता हूं, 4 पेपर हैं, 1 बाउंसर निकलेगा। अब वो कौन सा बाउंसर निकलेगा ये नहीं पता, बट एक निकलेगा, एक तो निकलेगा कम से कम, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, बट एक बाउंसर होगा जो रिजल्ट तक जीने नहीं देगा। समझ गए ना, कोई ना कोई होता है। ये सर लिटरली क्यों है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इनका लेवल होता है, एंड बनता भी है लेवल, बनता भी है सर। इतना लेवल तो आपको पूछना भी चाहिए नहीं, अदरवाइज हमारी डिग्री की वर्थ क्या रहेगी। अगर ऐसे ही हर कोई जना खना पास होने लग गया, फिर तो सर हमारी वर्थ, डिग्निटी क्या रहेगी हमारी डिग्री की। इसीलिए ये लेवल रखते ही हैं। एंड ये नहीं कह रहा कि 20 मार्क्स का मतलब बिल्कुल नहीं आएगा। 20 मार्क्स का मतलब सर पहले तो कॉन्फिडेंस ये इकट्ठा करो, हमारे पास ऑप्शन तो भी है। ये ना वही बात है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, संभालने वाली बात है, सब कुछ सही है। जितने मार्क्स का तुझे पेपर आता है पहले वो कर, पहले उसमें से नंबर इकट्ठे कर। हम पहले ही चले जाते हैं नेगेटिव साइड, भाई वो नहीं आता, वो नहीं आता, उसके चक्कर में पूरा पेपर बर्बाद कर देंगे। जो आता है उसमें से कितने नंबर ले लेगा ये बता, ये सर्टेनिटी है। लेने वाले इतने स्टीक हैं, 70 का पेपर करा जी, 70 नंबर का, 30 का छोड़ ही आए, गारंटी है 70 में से 65 आएंगे, लिख के दे रहा हूं, रिजल्ट चेक करा 65। क्लियर। अब ये देख लो, इंग्लिश छोड़ ही आया, ये करके क्या आया, सिर्फ लॉ का करके आया, ठीक है ना, सही बात है, मेरे साथ हुआ है। अब नेगेटिव मार्किंग वाले जो आपके होते हैं जो पेपर, मैंने तो सीएस के भी दिए, सीए का भी एक आधा दिया, ऐसे जितने करे मेरे को उस पर कॉन्फिडेंस था, समझ गए ना। तो या तो ये चीज हो, नहीं तो अदरवाइज सर अगर आ भी गया ना 20 नंबर का, अगर टेढ़ा आ भी गया, गारंटी है 8 नंबर तुम उसमें से फिर नहीं छोड़ोगे। इतना इतना भी मतलब अनपढ़ कोई नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है पूछ क्या रहा है, टॉपिक तक नहीं जज हो रहा, हो ही नहीं सकता सर, हो ही नहीं सकता कि आईसीआई कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब ही नहीं, टॉपिक का नाम तो पता होगा, कुछ तो पता होगा उसके रिगार्डिंग, गारंटी है 8 नंबर फिर ले लेगा। अब मेन चीज क्या है, 80-90 नंबर का पेपर करके अगर तुझे तेरे 50 दिख रहे हैं एंड 8-10 नंबर उसमें से दिख रहे हैं, मेरे तो बन गए 60, मेरे तो बन गए 60, मेरे को चाहिए कितने, 60 चाहिए। बस वो एक मौका संभालने वाली बात है
मौका संभालने वाली बात है, जहां पे अपने नेगेटिव हो गए ना पहले जाते ही कि ये, और होता है ध्यान भी क्वेश्चन उसी पे पड़ता है जो अपने को आता नहीं होता, कि उस चैप्टर में से आ गया और मैं छोड़ के गया था। हम पता क्या कहते हैं, अगर मान लो उस चैप्टर में से आ गया, बढ़िया है, ये तो करना ही नहीं है, काटा मार इसको, मतलब बाकियों में से करने अपने, ये क्लियर हो चुका, समझ गए ना। तो ये व्यूज हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे चल, रिपोर्टिंग ऑफ मेन सेक्शन, रिपोर्टिंग ऑफ fraud by an auditor. यस, पढ़िए जी। If an auditor of a company has reason to believe that a fraud involving such amount एज मे बी जो क्या होगी, प्रेस्क्राइब्ड होगी, इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड, फ्रॉड चल रहा है या हो चुका, इज बीइंग कमिटेड और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स, किसके द्वारा, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू, किसको, सीजी। सर आपकी ड्यूटी बनती है आप सीजी को इसके रिगार्डिंग क्या करें, रिपोर्ट। बट सर मुझे वो तो बता के नहीं गया कितनी अमाउंट, नीचे पर as per rule 13 any fraud which involves or is expected to involve immediately an amount of 1 crore और above, even सर मतलब बाहर भी लिखा हुआ था 1 crore और above, तो सीजी के पास जाना है। आपको याद है बोर्ड रिपोर्ट में पॉइंट ये आया था, वहां पे क्या था, अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी, मतलब 1 करोड़ से नीचे वाले, क्योंकि 1 करोड़ और अबव होना सीजी के पास जाना, उससे नीचे होना बोर्ड के पास जाना, क्लियर। यस, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट सच फ्रॉड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, नीचे ही रूल पड़ा 13, पढ़िए। द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, manner of reporting of such fraud shall be as follows. The auditor shall report such fraud to the audit committee Yes. or to the board immediately, but not later than 2 days of his underline, not later than 2 days of his knowledge। सर जिस दिन आपको पता लगा, जिस दिन आपको पता लगा कि कंपनी में ये फ्रॉड हुआ या चल रहा है, हुआ या चल रहा है, विद इन 2 days, नॉट लेटर देन, उल्टा कहा गया, 2 दिन से ज्यादा नहीं, मतलब विद इन 2 days ऑफ हिज नॉलेज आपको ये रिपोर्ट किसको देनी होगी, सर ऑडिट कमेटी या मे बी बोर्ड। पहले तो उनको बता, मेरा काम है, जाएंगे सीजी के पास जाएंगे, पहले इनको बता कि तुम्हारी कंपनी में ये फ्रॉड चल रहा है। अब वही बात है, तुम्हारे यहाँ पे ऑडिट कमेटी होगी तो ऑडिट कमेटी को, नहीं होगी तो किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। आगे चल, द ऑडिटर शैल सीक द रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी और द बोर्ड विद इन कितने, 45 डेज। 45 डेज के लिए वेट कर, जिस दिन मैंने आपको बताया, अच्छा मैंने कब बताना था, विद इन 2 days ऑफ नॉलेज, जिस दिन मेरी नॉलेज में आया, वहां से जिस दिन मैंने बता दिया, वहां से 45 डेज के लिए क्या कर, वेट कर फॉर देयर रिप्लाई और सीक कमेंट्स कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, पॉइंट इज। आगे चल, अब यहां पे 2 केस, क्या 2 केस होंगे, रिप्लाई आया या नहीं आया। पहला केस, इफ द ऑडिटर रिसीव्स द रिप्लाई, रिप्लाई आया, यस, receives the reply or observations of the audit committee or the board, the auditor shall within 50 days of receipt of such reply or observation फॉरवर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सीजी के पास जाओ, कब कब, 15 दिन, कहां से, जिस दिन से उसका रिप्लाई आया, बोर्ड या ऑडिट कमेटी का रिप्लाई आया ना, वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट तैयार करें, अपनी रिपोर्ट। नंबर 2, ऑडिट कमेटी या बोर्ड के जो तुम्हें रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन मिले उनका क्या कहना है, प्लस हिज कमेंट, और मेरा क्या कहना है उनके कमेंट्स के ऊपर, उनकी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, क्लियर। पहली बात स्टार्टिंग से क्या कहा मैंने, जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम्हारी कंपनी में फ्रॉड हुआ या चल रहा है, विद इन 2 दिन, विद इन 2 days के अंदर अंदर किसको बताओ, ऑडिट कमेटी या बोर्ड। जिस दिन मैंने बताया कितने दिन के लिए वेट करो, फॉर व्हाट, फॉर द रिप्लाई और ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स, व्हाटएवर they want to give, clear। and if you receive the reply within time, you receive the reply, वहां से 15 days के अंदर एक रिपोर्ट तैयार करें, किसको, जिसमें आपकी रिपोर्ट, मैनेजमेंट का कहना, मैनेजमेंट के कहने पे मेरा कहना क्या है ये भी साथ में, his comments, last word, his comments on the reply of, किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी और बोर्ड। हो गया, रिपोर्ट गई, आगे चल। इफ द ऑडिटर फेल्स टू रिप्लाई, fails to receive the reply or observations of the audit committee or the board within 45 सर days 45 डेज हो गई, बात ही नहीं कर रहे, उनकी ओर से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा,
अब मुझे तो लॉ ने क्या कहा था, कितने दिन चुप करके बैठना है, 45 डेज। मैंने वेट करा कि शायद आज, शायद आज, शायद आज, पर वो आज ही नहीं आ रही। अब उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं तो अपनी रिपोर्ट दूंगा, मैं तो अपनी रिपोर्ट दूंगा किसको, सीजी को। साथ में ये भी कहूंगा मैंने इनको टाइम से बताया था कि इनके यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है, वो चल रहा है, और इन्होंने मुझे कोई रिप्लाई, बताऊंगा तो सही ना, ऊपर शिकायत तो लगाएंगे कि मैंने तो जी कहा था। मैं 45 दिन तक वेट करता रहा पागलों की तरह, और मुझे इन्होंने एक बार भी रिप्लाई नहीं करा, एक बार भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं दी इस पॉइंट के रिगार्डिंग। पढ़िए, यस, इफ द ऑडिटर If the auditor fails to receive the reply or observations of the audit committee or the board within 45 days, he shall forward to CG his report, and आगे क्या लिखा हुआ है, a note containing the detail of his report that was earlier क्या forwarded to the board or audit committee for which he has not received any reply or observation. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, बट थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी नहीं, थोड़े से पॉइंट कुछ और हैं। ये रिपोर्ट जाएगी किसको, ये पॉइंट। अच्छा, अगर पता क्या होता है, मैं अगर मान लो लेटेड भी ये क्वेश्चन आपको लिखने को देता भी हूं, आप सिर्फ ना इतना सा पॉइंट एक्सप्लेन कर दोगे, ये नीचे वाले जो पॉइंट्स है छोड़ देते, क्यों, ये लॉ का पार्ट नहीं है क्या? ये भी तो लॉ, अगर तुम्हें पूछा गया फॉर्मेलिटीज बताओ जी क्या करनी है, फॉर्मेलिटीज कर ली, यहां तक थोड़ी थी। मोस्ट ऑफ द चांस क्या होते हैं, ये ऊपर वाले तो याद रहते हैं क्योंकि इसमें टाइम लिमिट्स वगैरह हैं, ये तो एक्सप्लेन कर दोगे, ये नीचे वाले पॉइंट्स हमेशा छोड़ देंगे। सर अगर एक्सप्लेन करना है तो पूरा एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो पूरी प्रोविजन पूछ रहे, उसने कोई अगर तो पर्टिकुलर प्रोविजन पूछी देन सिर्फ पर्टिकुलर प्रोविजन बताओ, बट अगर उसने पूरे सेक्शन के पॉइंट से पूछा तो सेक्शन में जो जो लिखा हुआ है सारा लिखना पड़ेगा। क्लियर? पढ़िए, यस, द रिपोर्ट शैल बी सेंट टू किसको, सेक्रेटरी किसका, एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट। क्लियर? दो ही मोड है, बाय कुरियर ही आपको बाय भेजना पड़ेगा, आप रजिस्टर्ड पोस्ट करवाएं या स्पीड पोस्ट करवाएं। क्लियर? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, एंड आफ्टर द रिपोर्ट इज सेंट, यस, after the report is sent, an email shall also be sent to secretary MCA in confirmation of the report. इसको लिख सॉफ्ट कॉपी, ऊपर क्या भेजी थी अपनी कॉपी, साथ के साथ क्या कर दो, मेल भी कर दो टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कंफर्मेशन विद द रिपोर्ट सेंट। नेक्स्ट इज, एंड रिपोर्ट शैल बी ऑन किसके ऊपर, लेटर हेड ऑफ द ऑडिटर, जैसे कल आपको दिखाया था ना लेटर हेड हमारा। क्लियर? एंड उस पे आगे पढ़ियो क्या लिखा हुआ है, कंटेनिंग लिखा हुआ था, आगे ईमेल लिखी हुई थी, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, और मोबाइल नंबर। सर ये आपको वहां पे प्रिस्क्राइब करना होगा। Clear? Next is the report shall be signed by the auditor with his seal and shall indicate his membership number. बिल्कुल, जो मेंबरशिप नंबर, नो यूडिन नहीं, क्लियर, यूडिन तो अलग होता है जो हमें अलग से जनरेट करना पड़ा, मेंबरशिप नंबर जो मेरा इंस्टीट्यूट के साथ है। क्लियर? मैं अपनी सील जो स्टैंप लगाते हैं ना, पढ़ना, उसके अंदर मेरा मेंबरशिप नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, तो वो चीज होती है, जैसे आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हमारा आईसीए के साथ क्या है, मेंबरशिप नंबर। क्लियर? यस, द रिपोर्ट शैल बी, आ गया फॉर्म नंबर, स्टेटमेंट ADT4, एंड दीज प्रोविजंस शैल आल्सो अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब as it is with necessary modifications, as it is with necessary modifications। वैसे तो कॉपी पेस्ट, बट अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग माड़ा मोटा चेंज करना पड़ता है तो वो कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज एज इट इज। किसके ऊपर अप्लाई करती हैं, कॉस्ट ऑडिटर जो 148 के अंदर है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर कौन, जो 204 के अंदर है, इसके साइड पे लिख CMA CS, इनके ऊपर भी सेम प्रोविजंस अप्लाई करेगी। क्लियर? सो प्रोविजन अपनी क्लियर हो चुकी। सीजी के केस में टाइम फ्रेम दोबारा बता रहा हूं, आप अपना टाइम फ्रेम ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर वे से, अपनी लैंग्वेज में जैसा आप लिखना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ फ्रॉड से 2 डेज के अंदर अंदर किसको बताना है, ऑडिट कमेटी और बोर्ड, एंड वेट फॉर 45 डेज फॉर देयर रिप्लाई, एंड जिस दिन रिप्लाई मिला वहां से 15 डेज के अंदर अंदर एक अपनी रिपोर्ट तैयार करें, किसको, सीजी को, जिसमें आपकी रिपोर्ट मैनेजमेंट का कहना, मैनेजमेंट के कहने पे मेरा क्या कहना है, ये साथ में। एंड अगर 45 डेज के अंदर आपका रिप्लाई नहीं आता तो फ्रॉम द एंड ऑफ 45 डेज आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार करें। क्लियर? एंड प्लस अ नोट कंटेनिंग, क्या नोट, कि मैंने ये स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट अर्लियर फॉरवर्ड करी थी किसको,
बोर्ड और ऑडिट कमेटी को, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं है। रिपोर्ट किसको जाएगी? सेक्रेटरी ऑफ इना बाया रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। क्लियर? एंड नेक्स्ट ऑन साथ के साथ सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दीजिए उनके एड्रेस के ऊपर। नेक्स्ट ऑन अगला पॉइंट क्या था? ये जो रिपोर्ट होगी सीए अपने लेटर हेड पे, मतलब प्रोफेशनल अपने लेटर हेड पे बना के देगा, जिसपे पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए, ताकि कल को अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहें। नेक्स्ट इज जो रिपोर्ट है, एक तो जो साइंड है प्रॉपर होनी चाहिए, एंड मेंबरशिप नंबर उसके अंदर आपका दिखना चाहिए। फॉर्म नंबर आपका क्या था? 84 एंड सेम प्रोविजन सीएमए एंड सीएस के ऊपर भी एप्लीकेबल। हल्का सा पॉइंट चेंज, बाकी सारा सेम। आगे पढ़िए। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेस देन, वर्ड क्या लिखा हुआ है? लेस देन 1 करोड़। पढ़िए जी। In case of fraud involving lesser than ₹1 crore, the auditor shall report the matter to the audit committee constituted or the board in case the company is not required to constitute the auditor. Next is the auditor shall report fraud within such time and in such manner as may be prescribed, and rule 13 में वही बताया गया, within 2 days. Within 2 days the auditor shall specify the following points in his report. अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स तुम ऊपर भी लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट्स तुम ऊपर भी लिख सकते हो। पहले यही पॉइंट तो कहा था विद इन 2 दिन आपने बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताना है। क्या बताना है वो तो बता के नहीं गया, वो यहां पे लिख गया। क्या? नेचर ऑफ फ्रॉड विद डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड पार्टीज इन्वॉल्व्ड। ये आप ऊपर भी कॉपी कर सकते हो। क्लियर? यस, द कंपनी शैल डिस्क्लोज the details about such fraud in the board report in such आया जी पॉइंट सामने, कनेक्ट कर पा रहे हो? बोर्ड रिपोर्ट में 4th पॉइंट जो हमने पढ़ा था, क्लियर, कि रिपोर्टिंग के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट भी साथ में लिखा जाएगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। क्लियर? यस। क्या वही बात है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोज करोगे? सर 3 पॉइंट तो सेम ही है जो ऑडिटर ने मुझे बताए, मैंने तो 4th पॉइंट लिखना है। क्या? रेमेडियल एक्शन टेकन अगेंस्ट दैट। तुमने करा क्या? उसने तो बता दिए कि ये फ्रॉड है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ये है और ये पार्टीज इन्वॉल्व है। तुमने रेमेडियल एक्शन क्या लिए हमें तो ये बताओ। यही तो बोर्ड रिपोर्ट में आपने क्या करना है? डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट इज नो लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर। यस प्लीज। An auditor shall not be deemed to be guilty for breach of any of the duties by reason of his reporting any matter to CG. हाँ, इसको साइड पे लिख, नो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नो ब्रीच करी। मैं कहा कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करी बताइए। कहता तुमने हमारी कंपनी के रिगार्डिंग सीजी को बताया। मैं कहा सीजी ने तो कहा था बताने के लिए, सीजी ने मेरे पे कहा। वैसे सर एज अ प्रोफेशनल कंपनी के रिगार्डिंग टू किसी को डिस्क्लोज करना इज नॉट अ गुड थिंग, बट सर अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हारे पे कोई रिपोर्टिंग बनती है ना, नो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, तूने गुड फेथ में कर। समझ गया ना? कल को कंपनी मुझे थ्रेट दे किस बात की, हम काम से निकाल देंगे, तेरे पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस डालेंगे, मैं क्या डाल के दिखा, कैसे कर लेगा? अलाउड ही नहीं। मैंने गुड फेथ में ये क्या करी? रिपोर्टिंग करी, एंड जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है। सिंपल सर। आगे चलिए। प्रोविजन एप्लीकेबल टू, ये हो चुका अपना ऑलरेडी। सर कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर भी सेम ये एप्लीकेबिलिटी बनती है। यस। पनिशमेंट फॉर, ये पढ़िए। If any auditor, cost accountant or company secretary in practice does not comply with the provision of section 143 subsection 12, he shall, in case of, अगर कौन सी कंपनी है इसमें तो देख लायबिलिटी कितनी तेरी सीए के ऊपर, मतलब जो प्रोफेशनल है 5 लाख रुपए, एंड इन केस ऑफ अदर कंपनी कितनी लायबिलिटी है जी? 1 लाख रुपए, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सर इन चक्करों के कारण हमें सारे कंप्लायंसेस क्या करने पड़ते हैं? पूरे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ये सेक्शन 144 जो डिस्क्वालिफिकेशन में भी आया था कि ऑडिटर इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स कंपनी होल्डिंग सब्सिडी, किसी को भी आप ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सर्विसेज टू बी अप्रूव्ड। पढ़िए। An auditor shall provide to the company only such other services as are approved by the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमेटी एज द केस में भी। वैसे तो यूजली होता है, मैंने वो बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं आया था। बिजनेस रिलेशनशिप में आपने क्या था? वो एक्टिविटीज जो कंपनीज एक्ट के द्वारा या सीए एक्ट के द्वारा अलाउड है, यू कैन डू दैट। एंड ये स्कोप कौन फिक्स करेगा? बोर्ड या ऑडिट कमेटी, और आप आपस में बैठ के आप बता सकते हो। बट प्रोहिबिटेड सर्विसेज मेन है ये पॉइंट। क्लियर? ये वो सर्विसेज हैं जो अलाउड ही नहीं। एंड ऑडिटर, वर्ड क्या लिखा हुआ है?
shall not provide. Yes, please. An auditor shall not provide any of the following services, whether such services are rendered directly or indirectly to the company. बिल्कुल or its holding. CHS कंपनी होल्डिंग सबसी, किसी को भी नहीं ये सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? कौन सी? नंबर 1 पढ़ना. Accounting and bookkeeping services. अब सर आप अकाउंटिंग करेंगे उसकी क्या? फिर तेरे से ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? तेरे से ऑडिट क्यों करवा रहे हैं? एक तरफ तो वही बात आ गई ना, क्या चीज कि इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए. अपना काम अगर तुम खुद चेक करोगे, कोई गलती निकालेगा? इसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट. क्या वर्ड बोलते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट. अपना किया हुआ काम खुद चेक करना. एंड कोई ऐसा पर्सन है जो अपने ही काम में गलती निकाले? दूसरे में तो वो तैयार बैठे होते हैं गलती निकालने के लिए, अपने में कोई निकालता है? समझ गए ना पॉइंट? नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट. मतलब ही नहीं, आप तो सर एक्सटर्नल ऑडिटर. अगर इंटरनल ऑडिट आप ही कर रहे हो, ऐसा तो एक्सटर्नल करेगा. क्लियर? नेक्स्ट आगे, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्या? यहां का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना कंपनी का, वो किसने डिजाइन करके दिया? तुमने. फिर वही काम तो तुम करके दे रहे हो. जिसको चेक करने आना है वो काम ही किसने परफॉर्म करा है? तुमने. नहीं सर, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, दीज आर नॉट अलाउड, नॉट इवन योर कंपनी. तेरी होल्डिंग और तेरी सब्सिडी के ऊपर भी ये काम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आगे, एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरी की सर्विस. ठीक है ना, ये भी अलाउड थी, जैसे ग्रेचुटी कैलकुलेशन वगैरह के लिए. क्लियर? जो एक्चुरी की पोस्ट होती है सर, ऐसी कोई सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी. उनके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी तू है, कंपनी कहां इन्वेस्ट करे कहां ना इन्वेस्ट करे वो तो मैं बताता हूं. क्लियर? ये नेक्स्ट आगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस. क्लियर? नेक्स्ट आगे, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज. लोन तो तुम्हारे मैं दिलवाता हूं, तुम्हारी फाइनेंसिंग तो मैं अरेंज करवा के देता हूं. अब मैं क्या, वही बिजनेस रिलेशनशिप ना, बिजनेस रिलेशनशिप है. जहां पे बिजनेस रिलेशन आया वहां पे इंडिपेंडेंस कहां से आएगी? क्लियर? नेक्स्ट आगे, मैनेजमेंट सर्विसेज. मतलब नहीं सर, मैनेजमेंट सर्विस दोगे वहां पे आप? मैनेजमेंट को तो आप रोज भर गालियां निकालते हो कि ये गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं, और तू खुद ही वहां पे मैनेजमेंट के काम कर रहा है. ये तो अलाउड ही नहीं. नेक्स्ट आगे, या एनी काइंड ऑफ सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड नो सर्विस. अभी इनके अलावा ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया. क्लियर? नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज. इसको ना नॉन ऑडिट सर्विस बोलते हैं. मेरा ऑडिट काम है ना, उसके अलावा जो भी काम करूंगा वो क्या है? अगर मुझे अपॉइंट करोगे तो मुझे ये काम सारे क्या करने पड़ेंगे? बंद करने पड़ेंगे. क्लियर? पढ़िए. एन ऑडिटर or audit firm who or which has been performing any non-audit services on or before the commencement of this act shall comply with the provision. क्योंकि जब से ये एक्ट अप्लाई हुआ है, साफ मना कर दिया कि ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप कर ही नहीं सकते, जो आपको अलाउड ही नहीं है. क्लियर? बिफोर द क्लोजर ऑफ, कब से? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट. टाइम दिया गया, फिर भी टाइम दिया गया कि आप इन बिटवीन थोड़ी छोड़ के जाओगे. समझ गए ना? तो एक टाइम दिया गया कि ये साल, सिर्फ एक साल कंप्लीट कर ले, बट अगले फाइनेंशियल ईयर से तेरे को ये चीज अलाउड नहीं है. वो तो ये कि चलो एक्ट अब आया है, एकदम से कंप्लायंस करने पॉसिबल नहीं होते, इसीलिए एक साल का टाइम दिया गया. नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से भूल कर भी ये काम ना पकड़ लेना. क्लियर? नेक्स्ट इज, या ऑडिट कर ले या नॉन ऑडिट. नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन में आ गया ना, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए, या वो छोड़ दे. ये छोड़ना पड़ेगा. वो डिस्क्वालिफिकेशन में लास्ट पॉइंट लिखा तो हुआ कि 144 के अंदर किसी भी वे से आप अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड. प्रोहिबिटेड का मतलब भी क्या हुआ? सख्त मना कि कर ही नहीं सकते सर. क्लियर? नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड. एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया नंबर ऑफ टाइम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली तो हो गया कि मैं खुद, इनडायरेक्टली मतलब किसी के. तो थोड़ा सा मीनिंग तो पढ़ाओ इसमें. यस, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन the term directly or indirectly shall include the rendering of services by the auditor. yes, in case of अगर वो इंडिविजुअल है, either himself, through his relative, any other person connected or associated with such individual, जो मेरा ही नेक्स्ट आगे पर्सन है कोई, और through any other entity in which such individual has. such individual कौन हुआ? such individual कौन हुआ? ऑडिटर. in which such, कई बार ऐसा होता है ना कि सच अदर एंटिटी, मैं तो कर नहीं रहा, वो दूसरी एंटिटी है. बट सर आगे पढ़ियो. इन विच सच इंडिविजुअल हैज, क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल. और चलती तो तेरी है,
मुझे पागल बना रहा है किस बात से कि वो तो कोई दूसरे नाम से कंपनी, कोई दूसरे नाम से एंटिटी है, वो भी तो तेरी है, उस पर तो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसका है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल किसका है, तेरा ही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। तो सर वही कॉमन ब्रांड नेम वगैरह, तो सर यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। होते हैं बहुत काम होते हैं, क्या अगला कहता है जी अपने किसी रिश्तेदार के थ्रू करवा देते हैं, आउटसोर्स, उसको दे दिया इसको दे दिया काम। नेचुरली मेरी तो कोशिश यही होगी ना, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी ने मुझे कहा जी हमें ये काम करवाना है, अब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो किसी अपने बंदे को काम दिलवाऊंगा, क्लियर। बट मेरे माइंड में ये नहीं रहा कि अगर मैं अपने ही किसी पर्सन को, ये तेरे सामने पड़े, रिलेटिव, एनी अदर पर्सन जो एसोसिएशन में है, या कोई ऐसी एंटिटी जिसमें मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, अगर वो भी ये काम करवाएंगे ना, ये सर्विसेज परफॉर्म करवाएंगे, इवन दो आई एम डिस्क्वालिफाइड। सो फिर पता कैसे चलेगा अथॉरिटीज को कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली कंडीशन है? वो तो जब छानबीन होगी तभी पता लगेगा ना, क्लियर। वो तो नेचुरली सर पहली बात आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको तो पता है ना। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई रोल नहीं है, अगर वो मतलब कि जैसे शिवा मेरे फ्रेंड ने उसको तू कर दिया, वैसे ही हो सकता है। वो तो चलता, आउटसोर्सिंग तो चलती है, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ऑन पेपर्स, ऑन पेपर्स अगर ऐसा पर्सन आपने अपॉइंट कर रखा है, अब कंपनी में से पैसे दिलवाओगे, किसी नाम से दिलवाओगे, बैंक में पैसा जाएगा, बिल कंपनी में जाएगा, किसी नाम से तो जाएगा, वो कौन फर्म है भाई, फर्म कौन है वो बताओ तो सी ना, ये चीज हुआ क्लियर। एंड इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर बीइंग अ फर्म, तो वही पॉइंट पहले तो, इधर इटसेल्फ, थ्रू एनी ऑफ इट्स, किसी पार्टनर्स के थ्रू, थ्रू इट्स पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट एंटिटी, और थ्रू एनी अदर एंटिटी, जिसमें आगे लैंग्वेज वही है, पढ़िए, in which the firm or any partner of the firm has क्या है, significant influence or control, or whose name or trademark or brand name is used by firm or any of its partners। क्लियर। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग यहां पे आपको क्या किया गया, क्लियर किया गया। किसी के भी थ्रू अगर आप प्रोहिबिटेड सर्विसेज फर्म को क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, इवन दो यू आर अ डिस्क्वालिफाइड, एंड आपको वैकेट करना होगा, छोड़ना होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्शन 145, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट्स, पढ़िए जी। Signing and certification. The auditor's report shall be signed only by the person appointed as an auditor of the company. बिल्कुल सर, जिसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया वही पर्सन आपके एफएस को क्या करवाएगा, साइन करवाएगा ना, कोई दूसरा उसकी जगह थोड़ी करेगा। यस, एनी अदर डॉक्यूमेंट, Any other document of the company required to be signed or certified by the auditor shall be signed or certified only by the person appointed as. मतलब सर क्लियर कर दिया, वैसे तो देखो हमें पता ही है, बट क्लियर कर दिया, ओनली बाय दैट पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, वही पर्सन साइन करे। फर्म के केस में होता है ना कि कोई दूसरा पर्सन साइन कर देगा, कर ही नहीं सकता। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ही मेरी हो रखी है, तो मेरी जगह मेरा दूसरा पार्टनर कहां से साइन कर देगा, क्लियर। क्वालिफिकेशन टू बी रेड इन जर्नल मीटिंग एंड इंस्पेक्शन देयर ऑफ, और जितनी भी मैं क्वालिफिकेशंस लगाऊंगा, क्वेश्चन मार्क्स, यहां क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, क्वालिफाई, क्वेश्चन मार्क लगाना, जितने मैं डाउट्स लगाऊंगा तुम्हारी कंपनी पे जर्नल मीटिंग के अंदर, एक एक क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट्स जो भी हैं सारे पढ़े जाएंगे, सबको ऊंची ऊंची पढ़ के सुनाएंगे, कंपनी में ये चल रहा है, क्लियर। यस, द क्वालिफिकेशन, Observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on जिसका एडवर्स इफेक्ट है on the functioning of the company mentioned in the auditor report shall be read before the company in the GM and open to inspection, साथ में ही open to inspection by any member of the company। एडवर्स इफेक्ट है ना, तभी तुम ये अलाउ कर रहे हो। अगर मान लो मेरी क्लीन ओपिनियन है, मेरी क्लीन ओपिनियन है कंपनी के बारे में कि कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, क्या वहां पढ़ने की जरूरत है, नॉर्मल, मुझे तो बताने की भी जरूरत नहीं है, अपने पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं है ना। गलत होगा तो मेरी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं सर, एक बार इनके सामने वो सारी क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस या कमेंट्स जिनका एडवर्स इफेक्ट है कंपनी के ऊपर, सर वो सारी पढ़ी है, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑडिटर टू अटेंड, to attend general meeting. Yes. Right of the auditor to receive notices of GM. बिल्कुल सर। All notices of and other communications relating to any GM shall be forwarded to the auditor of the company. shall be, समझते हो वर्ड, Mandatory. मैंडेटरी। गलती से अगर भूल गए ना मुझे नोटिस देना, मीटिंग इनवैलिडेट करवा सकता हूं, समझ गए ना। अल्टीमेट पहली पावर मेरे पास, पहला राइट क्या है,
जीएम का नोटिस रिसीव करने का राइट मेरे पास है, मैं जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी। हाँ, इनविटेशन आना चाहिए, समझ गए ना, इनविटेशन आना चाहिए। मैं जाऊं या अपनी जगह किसी क्वालिफाइड पर्सन को भेजूं, ये नहीं अपने आर्टिकल भेज दी जाओ बच्चों खाना खाओ ये नहीं है, क्वालिफाइड पर्सन को भेजोगे, ठीक है ना। पढ़ा के ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड, आगे चल, द ऑडिटर शेल, The auditor shall attend the GM. हाँ, The auditor may attend the GM himself or through his authorized representative who shall also be qualified to be an क्या ऑडिटर। सर वो भी, हाँ, कहीं आर्टिकल नहीं होने चाहिए वहां पे, समझ गए ना। मोस्टली होता है 2-3 घंटे पास में लेते, चल खा पी आना, जनरल मीटिंग है। नहीं सर, जो पर्सन जाएगा ना, जिसको तुम भेज रहे हो, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, देन अलाउड है। क्लियर। द कंपनी में एग्जम्प्ट, may exempt an auditor from attending the GM. हाँ, कंपनी एग्जम्प्ट कर सकती है। क्लियर। कंपनी अगर मान लो कि सर हमारे जर्नल मैटर्स हैं, हम ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग ईजीएम हो रही है, ईजीएम के मैटर में तुम्हें क्या बिठाना करना, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहां पे जाती है, एजीएम में जाती है। ईजीएम में आके क्या करोगे, आना तो आ जाओ, हमें क्या इशू है, हमें थोड़ी कोई दिक्कत है, ठीक है ना। बट सर हमने तो ये मैटर्स डिस्कस करने हैं, इसके अलावा हमारा कोई, वो कहता चलो ठीक है यार मैं नहीं आ रहा, मैं मिनट्स पढ़ लूंगा, अगर कोई दिक्कत हुई तो मिनट्स तो बनेंगे ना तुम्हारे। क्लियर। मैं मिनट्स रीड कर लूंगा अगर कुछ चाहिए हुआ तो, अदरवाइज अगर चलता, हाँ सर कोई इशू नहीं, मत ही आओ क्लियर। नेक्स्ट आगे, हाँ जी। ना ऐसा कुछ नहीं, जिस मर्जी को भेजो, मान लो मैं अपने पार्टनर को भेज रहा हूँ, बट पार्टनर भी क्वालिफाइड तो है ना, सीए तो वो भी है ना, बस क्वालिफाइड होना चाहिए, भेजो जिस मर्जी। नेक्स्ट आगे, राइट ऑफ द ऑडिटर, Right of the auditor to be heard at the GM. हाँ, The auditor shall have a right to be heard at the GM on any part of एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस मतलब, the company. बिजनेस मतलब जो मैटर्स एजीएम में चल रहे हैं उनको बिजनेस बोलते हैं। जो बात चल रही है ना, जो बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एजीएम, मतलब जो मैटर्स डील करने हमने, ये बिजनेस उसकी बात कर रहा है, कामकाज की बात नहीं कर रहा। क्लियर। दो बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस मैंने आपको बताए थे 4, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करना एंड एफएस को अडॉप्ट करना, ये 4 हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस। इनके अलावा मीटिंग में हर डील होने वाला मैटर होता ही कौन सा है, स्पेशल बिजनेस। क्लियर। तो ये बिजनेस उसकी बात कर रहा है, चैप्टर 7 जब पढ़ेंगे तब ये डील होगा। क्लियर। वही कह रहा हूं, आधी बातें जब मिक्सअप पढ़ोगे ना, जब मिक्सअप टॉपिक उठाएंगे, कोई यहां से कोई वहां से, आधी बातें तो आपको बेसिक्स वैसे ही प्रिपेयर करवा दूंगा। एंड जब वो टॉपिक रीड आउट करोगे, एक एक वर्ड आपको पहले से समझ आ रहा होगा कि सर हाँ यहां से ये पढ़ा, यहां से ये पढ़ा था। क्योंकि जहां पे जो चीज तुमने नहीं सुनी हुई, मैं आपको पहले से वो चीज क्या कर रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूं। जब वो सेक्शन पढ़ोगे, हाँ सर ऑर्डिनरी बिजनेस आपने बताए थे 4 होते, तब तुम्हें याद तो होंगे नहीं, पढ़कर देखना होगा फिर मुझे बताने पड़ेंगे, समझ गए ना। ये सारे थिंग्स वही ऑलरेडी बेसिक्स वहां से आ रहे हैं। चल आगे, नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर, Punishment for. अच्छा एक लाइन अंडरलाइन कर लो, विच कंसर्न हिम एज अ ऑडिटर, जो मेरे मैटर के होंगे, क्लियर, जो मेरे पॉइंट को इफेक्ट करेंगे, उनमें मेरी बात सुनी जाएगी, उनमें मेरी बात रखने का मेरे पास पूरा हक है। अदर मैटर्स में मैंने करना भी क्या, ईजीएम में भी होगा, जहां जो भी मैटर डील हो रहा है, अगर वो मेरे से कंसर्न रखता है, मेरा रोल प्ले उसमें कोई है, मैं अपनी बात वहां पे रख सकता हूँ। बट जिसमें मेरा कोई रोल प्ले नहीं है, उसमें मैं क्यों बीच में दखलंदाजी करूंगा। क्लियर। नहीं, ऑर्डिनरी स्पेशल कोई भी हो, तभी उसने वर्ड अकेला क्या बोला, बिजनेस। हो सकता है तुम कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे हो जिसमें ऑडिटर का भी कंसर्न है, तो वहां पे सर आपके पास राइट है, राइट टू बी हर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी वहां पे। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। Punishment for the company. Minimum fine 25,000, maximum fine 5 lakh. यस, ये कंपनी के लिए। अच्छा ये ओवरऑल सेक्शन डाल दिया पनिशमेंट का कंपनी के ऊपर। वो 139 से लेके 146 तक कंपनी के ऊपर 25,000 से लेके 5 लाख तक का, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 10,000 से लेके 1 लाख तक का। एंड पनिशमेंट फॉर द ऑडिटर, ये किसके लिए, ऑडिटर फॉर द कॉन्ट्रावेंशन 139, 144 अभी पढ़ा प्रोहिबिटेड सर्विसेज वाला, एंड 145। क्लियर। यस पढ़िए, मिनिमम फाइन कितना,
minimum fine 25,000, हाँ, maximum fine 5 lakh or 4 times the remuneration of the auditor whichever is less. तो मतलब सर पनिशमेंट्स बड़ी हार्ड है. अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करी, इतने तो कमाओगे नहीं जितने देने पड़ जाएंगे. समझ गए ना, जितने देने पड़ जाएंगे. 4 times the remuneration. Clear? Next is, if a contravention is committed knowingly or willfully with the intention to deceive the company, ऑडिटरी गलत है, वही फ्रॉड करने की टेंशन से आया है, और इट्स शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स और टैक्स अथॉरिटीज, देन पनिशमेंट शैल बी. पहली बात तो जेल काट. मिनिमम मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है? हाँ, बट मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है. हो सकता है कम हो जाए. क्लियर? मान लो 2 महीने 3 महीने, पर जेल तो जेल है, चाहे एक दिन जाना पड़े. ठीक है ना? रेपुटेशन लॉस तो गया ना तुम्हारा. क्लियर? एंड मिनिमम फाइन कितना? मैक्सिमम कितना? 25 लाख और 8 times the remuneration of the auditor whichever is. क्लियर? ये भी बहुत है. ये 8 times कहने की आप इमेजिन नहीं कर रहे ना रेम्युनरेशन कितनी होगी. क्लियर? अगर छोटी रेम्युनरेशन, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, तुम इमेजिन नहीं कर रहे ना, तुम इमेजिन ही छोटा कर रहे हो. अब जिन कंपनीज की मान लो 10-10 लाख रुपए फीस आती है, 8-8 लाख रुपए फीस आती है, 8-8 मैथ तेज है तुम्हारा, तब कितना दोगे? 25 लाख. समझ गए ना? अब होती है सर बहुत कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर अच्छा है, वहां पे आपको बड़ी अच्छी फीस मिलती है. तभी अपा भी तो कुछ नेचुरली कर रहे हैं, सोच समझ के ही करेंगे. जहां इतनी मोटी कमाई होगी तहीं पंगा ले रहा हूं मैं भी. क्लियर? तो ये सारे वहां पे पॉइंट्स. तो ये पनिशमेंट्स है आपके ऊपर. बट लिटरली कंपनीज के केस में जितने काम है ना, उतनी रेम्युनरेशन भी अच्छी है, फीस भी बढ़िया मिलती है. बट ये कि सर कंप्लायंसेस बहुत है, और कंप्लायंसेस के ही हम क्या लेते हैं? पैसे. अब आपको ये सारा मतलब सिस्टम टाइम टू टाइम याद रखना होगा, देखना होगा कौन से ड्यू डेट पे क्या चीज करना है, क्या नहीं करना. एक टू डू लिस्ट बनती है डेली कि आपका कौन से क्लाइंट का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या स्टाफ प्रॉपरली हर एक बंदे में एलोकेशन कर रखे, उस कंपनी की सारी रिपोर्टिंग तुमने देखनी है. वैसे तो जो मैनेजमेंट है आधे काम तो वो खुद ही करती रहती है, फिर उनका टाइम टू टाइम वैसे ही कॉल आता रहेगा, तुम्हें नहीं भी याद होएगा वो खुद ही याद करवा देंगे, सर वो जीएसटी की रिटर्न भरनी है आज. और सच याद आ गया, मैं तो याद ही नहीं था. कहता कोई नहीं सर हम याद करवा देंगे, डाटा मैं भेजूंगा तभी आप फाइल करोगे. समझ गए ना? ये सारे पॉइंट्स. नेक्स्ट इज कंसीक्वेंसेस ऑफ कन्विक्शन. Conviction of auditor for the contravention. ऊपर से ये तो देख ले, कंपनी को रेम्युनरेशन वापस भी करनी पड़ेगी, वो तो पेनल्टी थी. वो तो पेनल्टी थी. जो रेम्युनरेशन तुमने हमसे ली वो तो वापस करनी पड़ेगी. पढ़ा के रिफंड ऑफ remuneration. हाँ, The auditor shall be liable to refund the company remuneration received by- रिसीव्ड बाय हिम. जितनी भी रेम्युनरेशन आपने रिसीव करी होगी वो क्या करनी होगी? वापस. एंड पेमेंट ऑफ, अच्छा ऊपर से देखा के छोड़ेंगे थोड़ी, पेमेंट ऑफ damages by the auditor. The auditor shall be liable to pay damages to the company, statutory bodies or authorities or to the members of the creditors. जिसके साथ तुमने फ्रॉड करा, जिसके साथ तुमने गलत करा, for loss arising out of, main point, incorrect or misleading statement of particulars made in his audit report. I think so. कहता आपको समझाया नहीं गया था सीए बनते टाइम तुम्हारे साइन की क्या वैल्यू है. अब समझ आएगा कि अपने साइन की क्या वैल्यू है. सोच समझकर साइन करना, सोच समझकर. क्योंकि सर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोगों का विश्वास, कितने लोगों की क्रेडिबिलिटी आप लोगों पे है. आप अगर गलत हैं तो फिर फायदा नहीं है, तो बाकियों को भी तो विश्वास है ही नहीं. जिस पे था वो भी फ्रॉड करके फिर छोड़ेंगे थोड़ी. डैमेजेस अलग से, रेम्युनरेशन वो वापस कर, पेनल्टी वो अलग से, जेल अलग से, करियर ही खत्म सारा. हमें कोई अच्छा काम थोड़ी कर रहे हो फिर जो छोड़ेंगे तुम्हें. क्या होते हैं बहुत होते हैं और क्यों रखे हुए यहाँ पे? पहली बात तो ये प्रिकॉशनरी है. यहाँ पे पेनल्टीज डालना मतलब प्रिकॉशन लगाया हुआ है कि पहली बात तो कोई करे ना. ठीक है ना? अगर करेगा उसको अपने किए की सजा तो मिलेगी. ये तो लिखा ही हुआ सामने. जहां पे अमाउंट इतनी बड़ी है, करोड़ों की गेम है, क्या फर्क पड़ गया अगर 6 साल जेल जाना पड़ गया? जेल भी तो आजकल होटल बने पड़े हैं. क्या फैसिलिटी नहीं मिलती यार, क्या फैसिलिटी नहीं मिलती आप लोगों को? अल्लाह कहता है सिंपल सी बात है, फ्रॉड करूंगा मेरे घर वालों को 100 करोड़ मिलेगा.
मैं जाने को तैयार हूँ। है देना कितना 25 लाख है, साल बढ़िया और फ्री रहेंगे अंदर, ना फोन ना कुछ, अपना समाधि लगा के बैठ जाएंगे आराम से, किसी चीज की टेंशन नहीं, खाना पीना बढ़िया मिलेगा, न्यूज़पेपर सुबह मिलेगा पढ़ना है। कौन नहीं करता? जब वैल्यू तो देखना, इमेजिन कर, इमेजिन तो करना एक बार। बट इसका मतलब ये नहीं मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करो, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रही। नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ो जी, लास्ट। measures to ensure prompt payment of damages. For ensuring prompt payment of damages by the auditor, CG shall by notification specify any statutory body or authority or an officer, मतलब ये जल्दी पेमेंट के लिए कितनी पेमेंट होगी, डैमेजेस क्या बनेंगे, एक प्रॉपर इसके लिए ऑफिसर या कोई कमेटी बना दी जाएगी। क्लियर? सच statutory body or authority or officer shall pay the damages to the person entitled to damages, and such statutory body or authority or officer shall file a report with CG containing particulars of damages. फालतू के पॉइंट है, नॉर्मल जस्ट वन टाइम रीड। क्लियर? jointly and severally liable of partners, yes, in case of auditor being an audit firm, the liability shall be of the partners concerned and of the firm jointly and severally. बिल्कुल सर, पूरी फर्म के ऊपर होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज इन केस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिट फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी अदर देन फाइन, फाइन को छोड़ दे, जेल तो उसको भेजेंगे, फाइन तो सब पे एप्लीकेबल होगा, बट जेल तो नेचुरली एक ही को भेजेंगे ना जिसने करा। क्लियर? द कंसर्न्ड पार्टनर और पार्टनर्स who acted in the fraudulent manner or abetted as the case may be colluded and in fraud shall only be liable. क्रिमिनल के केस में, सिविल के केस में नहीं, सिविल के केस में पूरी फर्म लायबल, सिविल के केस में पूरी फर्म लायबल, एंड इनके केस में जब क्रिमिनल लायबिलिटी है, यहाँ तो सर फिर पनिशमेंट तो उसको मिलनी चाहिए ना, फाइन तो चलो सारे दे देंगे, अलग बात है, अब जेल उसके चक्कर में सारे थोड़ी जाएंगे, ना भी ना मैं नहीं जाऊंगा जीप में बैठ के तुम लोग जाओ। समझे? जो कंसर्न्ड पार्टनर या पर्सन होगा सिर्फ वही क्या करेगा, पे आउट करेगा। हुआ क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट हमारा 148 है, ये आई थिंक सो 1.5 पेज का है। कल नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे करेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद एक ओवरऑल रिवीजन या अपना लॉ का मॉड्यूल लेकर आना, स्टडी मैप, जिसमें 9th and 10th चैप्टर है। अपा मॉड्यूल में से जो क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे, या इसके पीछे जो एमसीक्यूज हैं वो आपको दूंगा। कल थोड़ा सा ओवरऑल इन दो टॉपिक्स के ऊपर रखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स लॉट।